अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीद। नाज़रीन, आज के दिन भी मार्केट की ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस 53,000 अबव दिखाई दे रही है। ऑल टाइम हाई है 53,860 के ऊपर मार्केट ने क्लोजर किया। ऑल टाइम हाई इंट्राडे हाई बनाया विच इज़ 53,900 एंड देयर अबाउट। और यहाँ पर ये कहना ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे न्यू हाइज मार्केट के बनते जा रहे हैं और सारा इन्वेस्टमेंट प्रीव्यू अगर हम देखें और तमाम चीज़ों को विटनेस करें तो यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह दिखाई देती है कि जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं या तमाम जो वेज हैं वो स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं और स्टॉक मार्केट इस टाइम पे काफ़ी हद तक फ्लरिशिंग पोजीशन में है। डेली बेसिस पे हाइज बनना, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू नंबर्स आना और साथ साथ आईएमएफ की तरफ से एप्रिसिएशन, यानी कि आईएमएफ जो है वो भी अप्रिशिएट कर रहा है कि आपने बड़े अच्छे मूव्स किए हैं, आपने बड़े अच्छे मेजर्स लिए हैं, रिफॉर्म्स सही कर लिए हैं। जो जो अब चीज़ें रिक्वायर्ड थी एफबीआर के टारगेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर प्राइवेटाइजेशन के मसलों को देखें या फिर सर्कुलर डेट के हवाले से बात करें, तमाम चीज़ें जो है वो टैकल कर ली गई हैं और मजीद की जा रही है, मजीद आगे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तो तमाम चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे बड़ा अच्छे नंबर्स, बड़ी पॉजिटिव जेस्चर दिखाई दे रहा है। स्टॉक मार्केट इज़ वेरी हैप्पी। वही अगेन हम कहेंगे कि फ्राइडे के दिन जैसी सेलिब्रेशन देखी जा रही थी, आज के दिन भी वही देखी जा रही है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल के प्रोपोर्शनल अभी मार्केट नहीं है समहाउ, लेकिन फिर भी मार्केट के नंबर्स बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम स्टॉक मार्केट को तो डिटेल डिस्कस करेंगे, साथ साथ वैल्यूएशन के हवाले से भी बात करेंगे और मार्केट के अंदर वो वॉल्यूम्स कितने ज़्यादा हैं, क्या वो वॉल्यूम्स अभी मिसिंग हैं जो फर्दर रिक्वायर्ड है मार्केट को बूम करने के लिए, आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ अगर आज हम बात करेंगे आईएमएफ की अप्रिसिएशन के हवाले से, आईएमएफ ने जो जो मेजर्स कहा वो लिए गए और कौन सी चीज़ें हैं जिन पर काम करना ज़रूरी है, क्या फर्दर रिक्वायरमेंट आईएमएफ की अब मजीद अगर इकोनॉमी को स्लो डाउन करेगी तो क्या वो हम मूव्स करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमारी फाइनेंस टीम है और आईएमएफ के जो स्टाफ की नेगोशिएशन है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट कंडीशन में दिखाई देती है। तो आज हम ये भी डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ बात करेंगे वो रिफॉर्म्स जो एफबीआर की तरफ से लिए गए। तीन चीज़ें हैं जो लाइमलाइट में हैं, आज हमने इनको ही डिटेल डिस्कस करना है। वी आर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र पराचा साहब, आप बिजनेसमैन हैं, एक्सपर्ट हैं। खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद शाहिद अली अदीब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और कॉल उनको भी खुशामदीद कहेंगे, वो सीईओ हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। सो ऑल ऑफ यू वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़फ़र पराचा साहब से पूछना चाहती हूँ, ज़फ़र साहब आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा रुपी को भी हम डिस्कस करेंगे इन अ सेंस के थोड़ा सा वहाँ भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी हम इकोनॉमी के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आईएमएफ की एप्रिसिएशन कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब, मैं जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं और आईएमएफ के जो मुज़ाकरात हैं उनको मैं बहुत अच्छी नज़र से देखता हूँ और ठीक है कि थोड़ा सा हमारे रुपए पे प्रेशर नज़र आ रहा है अभी, राइट, वो भी वक्ती तौर पे है क्योंकि इसके अंदर कुछ मार्केट प्लेयर्स ने कुछ मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन की पिछले दिनों हमने देखा, तो उससे सेंटिमेंट्स चेंज हो गए। अच्छा। और जो एक्सपोर्टर थे जो सेल कर रहे थे वो सेल करने से रुक गए और उसकी जगह इंपोर्टर बाजार में निकल आए। ज़ाहिर एक इंसानी फितरत है कि जिस चीज़ के रेट बढ़ रहे होते हैं लोग उसके पीछे जा रहे होते हैं। तो ये ज़रा जो डिमांड सप्लाई वाली बात थी वो सेंटिमेंट्स थोड़े चेंज हुए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे आईएमएफ से हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं और ओवरऑल जितने भी साइंस आ रहे हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं वो तमाम पॉजिटिव हैं। तो ये 2-4 दिन की बात मुझको लगती है कि ये इंटरबैंक रेट भी नीचे आएगा और डॉलर का रेट भी मार्केट में नीचे आएगा। ख़ास तौर पे जो मैनिपुलेशन की गई बैंक्स की तरफ से कुछ, वो भी एड्रेस की जा रही है कि भाई आप इस हालात में आप सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने का ना सोचें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बाकी तो ओवरऑल रिसेशन है लेकिन जो बैंक्स के प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा काफ़ी बढ़ चुके हैं। एक्चुअली मैं वो समझता हूँ जो प्रॉफिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की तरफ से अर्न नहीं किए गए हैं, वो तो डिपॉजिट्स लेके और गवर्नमेंट को दे दिए गए, जैसे कि गवर्नमेंट बोरिंग के अंदर जो कि बढ़ भी गई है काफ़ी। जैसे कि मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि अब वक्त आ गया है कि हमको चाहिए पीआईबीज और टी बिल्स को डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज के लिए दे दिया जाए, नेशनल सेविंग को दे दिया जाए ताकि आम पब्लिक उसमें डायरेक्ट हिस्सा ले सके। सर ये आपने बड़ा डिटेल एक रेस कर दिया पॉइंट, मैं इसे फर्दर डायसेक्ट करना चाहूँगी, लेकिन अभी मैं ज़रा एक अच्छी सी बात करना चाहती हूँ, सेलिब्रेशन के हवाले से बात करना चाहती हूँ। सलमान साहब, स्टॉक मार्केट इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। अभी हम देख रहे हैं आज भी हमने
ऑल टाइम हाई विटनेस किया, ऑल टाइम इंट्राडे हाई विटनेस किया, मतलब हमारे पास सारी चीज़ें, सारी न्यूज़ अच्छी आ रही हैं। प्लीज़ ज़रा इसके बारे में बताइए, मार्केट के नंबर्स, मार्केट के वॉल्यूम्स, मार्केट की वैल्यूएशन क्या दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन स्टॉक मार्केट जो है इस वक्त ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है और ये आफ्टर 6 इयर्स ये अचीवमेंट जो है वो मिली है और इस ड्यूरिंग दिस 6 इयर्स ये हमने बड़ा टफ टाइम भी देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट इज़ डूइंग वेरी वेल और अभी फंडामेंटली मार्केट या अगर हम कंपेयर करते हैं 2017 में जब ये 53,000 का लेवल इसने टच किया था, वो भी इंट्राडे टच करा था, क्लोजिंग अबव आ रही है, यानी फ़र्क है, यानी ये अच्छा है, यानी अब क्लोजिंग अबव 53,000 हो रही है और उस वक्त 53,000 का इंट्राडे में टच करा था, क्लोजिंग 2600 पे हुआ था। ये क्लोजिंग है और आज उससे भी ज़्यादा अच्छी क्लोजिंग हुई है, फर्दर कंसोलिडेट करती जा रही है और अभी प्राइस अर्निंग कम है, यानी 2017 में मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है मोर देन 100 बिलियन, अराउंड 100 बिलियन डॉलर थी। आज मार्केट कैपिटलाइजेशन हार्डली 28 बिलियन डॉलर है। कितना बड़ा फर्क अभी भी मौजूद है। प्राइस अर्निंग रेशो उस वक्त 12 से ऊपर था, इस वक्त और भी कम है, काफ़ी कम है, 4 या 5 के दरमियान है और इसलिए इस मार्केट में अभी काफ़ी गुंजाइश बन जाती है। हम टेक्निकल जो हमारा हम एक फार्मूले के तहत इंडेक्स को मेजर करते हैं, उसके बाद हमने ये सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि एक नई से नई और एक अच्छी हाइट्स की तरफ मार्केट का रुख है और होगी। इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। आजकल अगर हम देखते हैं तो IMF की जो टॉक्स हैं और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जो है वो ऑन ट्रैक हैं और काफ़ी बेंचमार्क जो है वो अचीव करे गए हैं और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रेवेन्यू कलेक्शन पर ज़रूर है, कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है मसले आते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट तकरीबन 8.5 ट्रिलियन रुपीस की इंटरेस्ट पेमेंट होगी जो कर्ज़ों पे सूद की अदायगी है, तो उस सिलसिले में कुछ रेवेन्यूज़ IMF ने कुछ क्लैरिटी मांगी है कि आया इस चीज़ को आप मीट आउट किस तरह से करेंगे या कुछ शॉर्टफॉल्स हैं, बट आई एम श्योर जो हमारी टीम है, जो फाइनेंशियल टीम है और जिस तरीके से जनरल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से काम करा है, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, जो हमने पिछली सियासी हुकूमतों में नहीं देखा इस तरह से काम करते हुए लोगों को, तो हमें यकीन है कि ये चीज़ें अचीव हो जाएंगी और IMF की इंशाल्लाह ताला जब ये अप्रूवल होगी तो हम स्टॉक मार्केट की एक नई हाइट भी देखेंगे। डॉलर को भी जो है हम नीचे की जानिब जाता हुआ देख सकते हैं। डॉलर के बारे में अगर इजाज़त दें थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बड़े तारीख़ी पे आउट्स डिविडेंड्स दिए गए हैं पिछले सेशन में और दिए जाएंगे। उन डिविडेंड्स की फॉरेनर्स जो डिविडेंड रिपेट्रिएशंस हुई है बड़े हैवीली हुई है, उसके लिए डॉलर की ज़रूरत पड़ी। उसके साथ साथ जो है जो इंपोर्ट कवर्स है वो खुलते जा रहे हैं, इंपोर्ट की परमिशन मिलती जा रही है और कुछ अब चूंकि ऑफिशियल चैनल से आने की पाबंदी है, रेमिटेंसेस तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से डिले है उस साइड पे, तो इनफ्लोज में कमी हुई, इसकी वजह से डॉलर में हम देख रहे हैं कुछ हमने कंसोलिडेशन या कुछ इम्प्रूवमेंट देखी है, लेकिन आई होप कि वो बड़ी जल्दी जो है वो, जैसा कि अभी प्राचा साहब ने भी कहा है, मैं सेकंड करता हूँ कि ये कंट्रोल में आ जाएगी और इंशाल्लाह हम मार्केट के, स्टॉक मार्केट को और हमारी मईशत को एक बेहतर ट्रैक पर जाते हुए देखेंगे। बिल्कुल सर, आपने डिटेल्ड इसको कमेंट किया। मैं ज़फ़र साहब से अगेन पूछना चाहती हूँ। ज़फ़र साहब, आपने जिक्र किया था और ये एक डिटेल बात थी, तो मैं चाहती थी कि पहले वो भी कमेंट दे लें। आपने जिक्र किया कि बैंक्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो एक्स्ट्रा दिखाई दिए हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट द प्रॉफिट, इट्स नॉट ऑल अबाउट फ्रॉम द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये कुछ अलग ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज़ है? नंबर 1 एंड नंबर 2, जो आपने कहा कि ये करेंसी के हवाले से पूछना चाहती हूँ, एक नया डिपार्टमेंट, करेंसी एक्सचेंज डिपार्टमेंट, हर बैंक के अंदर एक विंडो ओपन होने जा रही है, तो इस तरह ये करेंसी एक्सचेंज कंपनीज का क्या होगा जो एक इंडस्ट्री बनने जा रही थी, और अगेन बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक्स भी ऑलरेडी फ्लरिश करें, तो क्या फर्दर इनको फ्लरिश करना पड़ेगा? देखिए जनाब, बात यह है जो आपने बात की प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स की मैं ये बात कहना चाहूँगा, ये अनयूजुअल प्रॉफिट्स जो हैं और एक्चुअली ये बिज़नेस बेस नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप अपने LSM देखें और GDP देखें, वो इससे मैच नहीं करते इनके प्रॉफिट से। ये तो इन्होंने प्रॉफिट्स इस तरह बनाए हैं कि पब्लिक से या गवर्नमेंट के इदारों से पैसा लेके गवर्नमेंट को ही दे दिया और उसमें से अपना एक बड़ा शेयर ले लिया। होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, पिछले दिनों हमने देखा है कानून पास हुआ था कि तमाम इदारे स्टेट बैंक के पास अकाउंट खोलेंगे डायरेक्ट, बिल्कुल, लेकिन उस पर अमल दरामद कहीं नज़र नहीं आया।
होता क्या है कि से कि अगर उन्होंने वापदा से पैसे लिए, सर वो कानून क्या था और इस पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, ये भी आप मुझे डिटेल बताएंगे। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है शाहिद अली हबीब साहब ने। आप सीईओ हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी जी, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। सर बड़ा ही एक सेलिब्रेशन का दिन है आज। मार्केट ने अगेन न्यू हाई बनाया है, ऑल टाइम हाई, इंट्राडे में ऑल टाइम हाई बनाया है। आप क्या समझते हैं, ये वो दिन जो हम मिस कर रहे थे फाइनली अब आ चुके हैं? जी जी जी, बिल्कुल। अब लोगों में कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा होता जा रहा है और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज तो आपको पता है कि जैसे मैं पहले भी आपके शो में कह चुका हूं कि ये प्राइस अर्निंग मल्टीपल की बेसिस पे तो बहुत ही ज्यादा अभी भी अट्रैक्टिव है। मार्केट में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो जिस तरीके से हमारे मुल्क में आ रही है और जिस तरीके से IMF के हम सारे जो है वो रिव्यू प्रोग्राम में हम सारी कंडीशंस हमने पूरी की हुई हैं और हमारे लिए रुपी डॉलर पैरिटी भी अब जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो ये सारी चीजों की वजह से जो है वो मार्केट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशंस जो है वो हो रही हैं कि नीचे आएगा इंशाल्लाह दिसंबर के महीने में। और इसके अलावा जो प्रॉफिटेबिलिटी जो कंपनीज की आई हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। जो डिविडेंड की जो अनाउंसमेंट है वो الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله एक्सचेंज कंपनीज के सेक्टर में हमको लाना होगा। ये नहीं कि सीसा ना बनाए हम। ये हमारी इकोनॉमी इतनी कमज़ोर नहीं है। मैंने हमेशा कहा है हमारे जो फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं वो बहुत बेहतरीन है, सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। और जहाँ तक रुपए पे दबाव की बात है, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वक्ती दबाव है। जैसे कि हमने ऑयल का जो रिजर्व है गवर्नमेंट ने बढ़ाने के लिए कहा है ऑयल कंपनीज को, जी जी ड्यू टू जो गल्फ के हालात हैं इसराइल फ़लस्तीन जंग की वजह से। जी जी
और फिर इसके साथ साथ जो LNG की LCs भी खुल रही हैं, तो ये वक्ती प्रेशर है जिसकी वजह से जो मार्केट प्लेयर्स होते हैं वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में डॉलर का रेट नीचे आएगा और ख़ासा नीचे आएगा, और स्टॉक कितना मार्केट नीचे भी, आएगा? मैं समझता हूँ अगर सारी चीज़ें ठीक रहीं तो 260 270 के राउंड में इसको जल्द आ जाना चाहिए। सर खासा तो नहीं हुआ ना, जस्ट 10 रुपीज़ का ही फ़र्क हुआ। चले, हमें शाहिद अली हबीब साहब ने ज्वाइन किया, उनको खुशामदीद कहते हैं दोबारा। सर वेलकम टू द शो। सर क्या समझते हैं आप, अब जो इंडिकेटर्स हैं जो अभी हमें बैक टू बैक दिखाई दे रहे हैं, यही मार्केट चाह रही थी कि ये इंडिकेटर्स वापस आएँ, या फिर आप समझते हैं कि फर्दर अभी ये चीज़ मिसिंग है, ये और हो जाए तो मार्केट में चार चांद लग जाएंगे? नहीं, मार्केट में तो जाहिर है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी अच्छी जा रही है। अगर हम इसी तरीके से रुपी डॉलर पैरिटी भी कंट्रोल में रहे और इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट जो है वो मौजू रहें और बेहतर हो जाएं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे की चीज़ जो है वो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है। इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट का मतलब यह है कि जो जिस तरह इन्फ्लेशन नीचे आ रही है और आगे जाके एक्सपेक्टेशंस हैं, उस तरीके से अगर स्टेट बैंक जो है वो अगले 4-5 महीनों में, 6-7 महीनों में अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो 3-4% कम हो जाते हैं, मार्च अप्रैल तक जो है अगर वो यहाँ से 3-4%, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जून तक जो है वो यहाँ से कोई 4 से 5% नीचे इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं। तो अगर ये हो जाता है अगले 6 महीने में, 7 महीने में, तो इससे बहुत ज़्यादा मार्केट में तेज़ी आ सकती है। और मार्केट में चूँकि अच्छा खासा पैसा जो है वो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में चला गया है जी, तो वो पैसा वापस आ सकता है थ्रू म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में पहले नताशा 50% एक्विटीज और फिक्स इनकम में होता था, अब 90% फिक्स इनकम में है और 10% एक्विटीज में है। तो ये सर जितना आप लोगों को कन्वर्जन, क्या एडवाइस करेंगे, वो इन्वेस्टर्स जो बहुत शाय हो गए या फिर फिंगर बर्न कर चुके, कि मार्केट की तरफ अब तमाम रास्ते आ रहे हैं? हम अक्सर एनालिटिकल व्यूज देखते हैं, वो यही कहते हैं कि अब तमाम सेविंग्स, तमाम जो वेज हैं वो तमाम स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं, इतने अच्छे हालात हैं। क्या एडवाइस करेंगे उन लोगों को? जी मैं बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि वो अच्छी कंपनीज में जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, अभी भी मैं आपको बताऊं बहुत सारी अच्छी बड़ी कंपनीज, उनकी प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है वो 2 से 3 के बीच में है और वो बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, बड़ी ब्लू चिप कंपनीज हैं। ठीक है ना? तो लोगों को चाहिए कि मार्केट का बिल्कुल अभी भी रुख कर सकते हैं। वो अभी भी अगर इंडेक्स अगर 54,000 के करीब आ गया है, लेकिन उनका जो प्राइसेस हैं वो अभी भी जो है वो कुछ 45,000 पे या 42,000 के इंडेक्स पे चल रही हैं। तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, यू हैव टू रीच आउट टू द राइट पर्सन, टू द राइट ब्रोकर, टू द राइट फंड मैनेजर, और वो आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं, और उनसे आपको पूछना चाहिए। हर किसी को पूछना चाहिए और उसका हक है कि वो पूछे कि ये क्यों अच्छा लगता है और क्यों इसकी अर्निंग जो है वो आपको बढ़ती हुई नजर आती हैं और क्यों आप अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट में ना, बिल्कुल मेरा ख्याल से तो आगे जाके आपको 30-40% का रिटर्न मिल सकता है साल का, अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करें एक्विटीज में। सर आपने म्यूचुअल फंड्स का जिक्र किया और आपने कहा कि पहले फिक्स्ड इनकम में कम जाते थे और म्यूचुअल फंड्स की तरफ तमाम जो लोग जो है वो आ जाते थे। अब तकरीबन 10% म्यूचुअल फंड्स में आते हैं और 90% फिक्स्ड इनकम में। तो ये जो कम बैक है, आप एग्जैक्टली जो हमारे पास पॉलिसी रेट होगा उसकी रिडक्शन के बाद देख रहे हैं, या फिर अभी भी इट टेक्स टाइम? जी ये जो 90% चला गया ना फिक्स इनकम में, ये इसीलिए चला गया कि इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट जो है ना वो अपवर्ड था, क्योंकि वो आहिस्ता 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 बढ़ता गया। और वो उन्होंने राइट डिसीजन किया था कि अपने यूनिट होल्डर्स को उस इन्वेस्टमेंट में लेके गए गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, जहां पे उनको जो शॉर्टर टेनर के जो टी बिल्स वगैरह में ही इतने अच्छे रेट मिल गए। लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा होगा। जब नीचे जाएगा तो ये खुद ही कन्वर्ट करवाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लोग जल्दी मानेंगे, कुछ लोग जरा लेट मानेंगे, लेकिन इनको कन्वर्ट जो करवाना लेट होगा। मानेंगे वो इतना फायदा नहीं लेंगे, जो जल्दी मानेंगे वो स्टॉक मार्केट से यकीनन फायदा उठाएंगे। अच्छा सर, कौन से सेक्टर्स हैं, आपने इशारा तो किया कि मार्केट के अंदर बड़ा चार्म है, कौन से सेक्टर्स हैं आप समझते हैं जो अट्रैक्टिव हैं, बड़ा उनके अंदर तेजी देखी जा रही है? जब भी इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट जो है वो नीचे की तरफ जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो ज्यादा परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स होते हैं वो सिक्लिकल होते हैं। जी। और सिक्लिकल में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस होती है सीमेंट में। ठीक है ना? तो सीमेंट में मुझे लगता है क्योंकि ये हाई लेवरेज सेक्टर होता है और इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है अगर इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है।
एनर्जी, ये आपका जो एनर्जी सेक्टर है जिसमें ईएनपी आता है और ऑयल मार्केटिंग कंपनी आ जाती है, ऑयल जी मार्केटिंग जी जी सेक्टर, तो वो जो है वो अच्छा सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर के इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू रहेंगे तो वहाँ पे डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, तो वो भी अच्छा रह सकता है। तो ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो मार्केट को ड्राइव करेंगे। सीमेंट हो गया, ईएनपी हो गया, ऑयल मार्केटिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो मार्केट में परफॉर्म करेंगे। सर 54,000 के नियर अभी इंडेक्स दिखाई दे रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है दिसंबर तक, क्या नंबर्स हम अचीव करेंगे मार्केट के ऑल टाइम हाई में? ठीक है, दिसंबर तक तो आपने 1.5-2 महीने का आपने होराइजन एग्जैक्टली रखा है। जो ऑल टाइम हाई और तेजी दिखाई दे रही है उसमें तो यही पूछना बनता है सर। हाँ, हमें तो लगता है कि ऑल्दो ये अच्छा ही रहेगा, लेकिन अगर आप जून तक का भी होराइजन रखें तो भी 60-65 हजार के लेवल का हमें लगता है कि हो जाएगा इंशाल्लाह। राइट चलें जी, वेल डिटेल डिस्कशन। शाहिद अली हबीब साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। आज के दिन हमने डिटेल इसलिए भी बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से क्योंकि यहाँ पे ये सेलिब्रेशन, ये हैप्पीनेस काफ़ी अरसे से मिस की जा रही थी। 6 साल बाद ये दिन देखें तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सलमान साहब से पूछना चाहती हूँ। सलमान साहब, न्यू उन्होंने कहा है कि होराइजन अगर रखते हैं हम जून तक तो यहाँ पर एक अच्छे नंबर्स जनरेट होते हुए दिखाई देते हैं। स्टॉक मार्केट के नए नंबर्स क्या दिखाई दे रहे हैं? और जैसे शाहिद साहब ने कहा कि सीमेंट है, स्टील है और ईएनपी सेक्टर है और यहाँ पे बड़ा इन्हें चार्म दिखाई दे रहा है, बैंकिंग सेक्टर है, आपको कैसे लग रहे हैं? देखें, एक्चुअली इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा डिस्कस करा गया है और है भी वही इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस वक्त, क्योंकि स्टेट बैंक के गवर्नर ने पिछले महीने एक स्टेटमेंट दी थी कि अब इंटरेस्ट रेट सिनेरो लगता नहीं कि बढ़े, इंटरेस्ट रेट अब नहीं बढ़ाए जाएंगे। ये बड़ी अच्छी, उसके बाद मार्केट में उस वक्त से ही जो है हमने इम्प्रूवमेंट होना देखना शुरू कर दी थी। बैंकिंग सेक्टर का जो लैंडिंग रेट है वो पिछले दिनों जब सूरत हाल टाइट थी मोर देन 25% हो गया था, वो अब घट के 22 के अंदर आ गया। 3% तो ऑलरेडी लैंडिंग रेट बैंकिंग सेक्टर का कम हो गया है। और ये बड़ा खुश आइन बात है क्योंकि हमारा जो लेवरेज सेक्टर है उसमें स्पेशली सीमेंट, स्टील, ये सारे फहरिस्त हैं। फिर टेक्सटाइल सेक्टर इज हाईली लेवरेज सेक्टर, वन ऑफ द हाईएस्ट लेवरेज सेक्टर। यकीनन इन सेक्टर्स पे जो है इसकी पॉजिटिव असरात होंगे और इनमें अभी बड़ी गुंजाइश मौजूद है, ये अपनी बहुत कम कीमतों पर हैं। और इसके साथ साथ जो है क्रॉप्स बहुत अच्छी इस साल जो है हो रही है, ख़ासतौर पे कॉटन क्रॉप्स। और हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जब फ्लड आया था तो कॉटन क्रॉप्स सबसे ज़्यादा डैमेज हुई थी पाकिस्तान में। इन्हें डबल इम्पैक्ट मार पड़ी थी, एक तो हमारे यहाँ से कॉटन सारी सैलाब में बह गई थी, इंपोर्ट करना पड़ती थी, डॉलर भी उसके साथ साथ जो है वो चढ़ गया था और 180 से और 300 रुपये तक चला गया था। तो लिहाजा अब चूंकि डॉलर भी नीचे आया है, उसके साथ साथ क्रॉप्स भी अच्छी हुई, तो टेक्सटाइल सेक्टर को डबल बेनिफिट है। फिर जीएसपी प्लस स्टेटस भी बहाल हो गया है। बिल्कुल। तो लिहाजा इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर में ज़्यादा सारे अच्छे सेक्टर्स हैं, बट वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर इज टेक्सटाइल सेक्टर आल्सो। तो इसके ये बुनियादी नजर रखें, सब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा अपने जी इर्द-गिर्द जरा देखकर जी नज़र रखें, इन्वेस्टमेंट करें। हाँ। खाली नज़र रखेंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी, फायदा नहीं होगा, फिर रिग्रेशन होगी कि क्यों नहीं किया देखिए इन्वेस्टमेंट। इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी, अब बैंकों का जो आखिरी ऑक्शन हुआ था, लास्ट ऑक्शन ट्रेजरी बिल का 4.5 ट्रिलियन रुपीस बैंकिंग सेक्टर का आइडियल रह गया था। स्टेट बैंक ने हार्डली 1.2 ट्रिलियन एक्सेप्ट करा था और 22% के अंदर ईल्ड आ गई थी और रिजेक्ट कर दी थी मोस्टली बिड्स जो बैंक्स ने डाली। बैंक्स डेस्परेट थे कि हम पैसा लगाएं महंगे से महंगे ट्रेजरी बिल में। जब उन्हें नज़र आ रहा है कि आगे इंटरेस्ट रेट घट सकता है, वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा लगा दें। अब वो पैसा आइडियल है बैंकिंग सेक्टर में, यानी लिक्विडिटी इज़ अवेलेबल। अब जब लिक्विडिटी अवेलेबल है तो जाहिर है जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी उसको उसका फ़ायदा हो सकता है और स्टॉक मार्केट को भी यकीनन इसका फ़ायदा हो रहा है और होता रहेगा। राइट, आपने भी अगेन डिटेल बताया। मैं ज़फ़र साहब से पूछना चाहूँगी। ज़फ़र साहब, आपको से सवाल पूछने से पहले सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि नाजरीन को ये बताया जाए कि 83% इस बार कॉटन क्रॉप जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है, यानी कि अगर लास्ट ईयर से या पहले से कंपैरिजन किया जाए तो 83% का इजाफा, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए वाकई एक फ्लरिशिंग न्यूज़ है और आने वाले दिनों के लिए यकीनन उनकी क्रॉप्स का जो असर है वो होगा। उनकी डिमांड और उनके सप्लाई का जो एक गैप चल रहा था, इम्पोर्ट करना पड़ता था, उसमें भी फ़ायदा होगा। ज़फ़र साहब, कॉटन की क्रॉप बढ़ चुकी है, हमारे पास जो एक इफ्स एंड
बट्स थे वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुके हैं। कहते हैं ना, आप एक रिडल में फंस गए हैं, लेकिन अब ये चैलेंजेस वाइप आउट हो चुके हैं। अब आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल कैसी दिखाई देती है, और साथ साथ जैसे स्टॉक मार्केट के नंबर्स एक्सपोज कर रहे हैं डेली बेसिस पे एक मुल्क की इकोनॉमी का हाल कि नहीं भाई अच्छा है, सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों के लिए सूरत हाल? देखिए जनाब, मुझको तो आने वाले दिन बहुत अच्छे लगते हैं, और सिवाय इसके कि कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट ना आ जाए, क्योंकि हमारे वो भी नहीं दिखाई दे रहा सर। वो भी नहीं दिखाई दे रहा, सिवाय इसके कि जब जो पॉलिटिकली जो इलेक्शन होते हैं कोई एक्सेप्ट करता है कोई नहीं करता। तो अब हमारी सियासी पार्टियों को भी चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, और अगर कोई हार जाता है तो वो उसको खंदा पेशानी से उसको कबूल करें, एक्सेप्ट करें, तो बिल्कुल। ताकि मुल्क में अपनी ज़ात के लिए या अपनी पार्टी के लिए वो अफरा तफरी ना पैदा करें। एक बात तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ, जैसे अभी से कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड, अभी तक ऐसी कोई बात ही नहीं है, हर चीज़ बेहतर जा रही है, यानी को पहले से एक माहौल बना रहे हैं। और वैसे भी जब आपके पास इकोनॉमी के नंबर्स अच्छे चल रहे होते हैं, तो चले आप फिर सियासत भी करें तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन जब आप इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही होती तो फिर दिल नहीं चाहता कि आप कोई फजूल तो सबसे पहले अब हमको ये देखना है कि सबसे पहले पाकिस्तान, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ माई DNA इज़ पाकिस्तान, इसके ऊपर हमें सोचना है। बाकी हमारी मुल्क की सारी चीज़ें बेहतरीन है, फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स अच्छे हैं, जैसे आपने भी फरमाया कॉटन 83% की ज़्यादा हमारी। और यहाँ पे ये क्रेडिट देना भी ज़रूरी है कि SIFC का फाइनली काम दिख चुका है, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बताया जा रहा था या एग्रीकल्चर पे तवज्जो देने की बात की जा रही थी, इसके बारे में भी सर जी कमेंट बिल्कुल, अब हम रोड शो करने जा रहे हैं अनकरीब UAE के अंदर, आपने देखा होगा, तो इसका मकसद है कि सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, और जो एक थोड़ा बहुत जो लेट हुआ ये हमारे यहाँ गल्फ़ की वजह से, वो भी चीज़ें हमारी रेकोडेक और बाकी चीज़ें भी आप देखिएगा कि ये अनकरीब, और IMF भी आप देखिएगा कि ये अनकरीब टाइम से पहले ही इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा हमारी ये जो 700 मिलियन की ट्रांच है। और एक और मैं आपको खुश आइन बात ये बताऊं कि एक्सचेंज कंपनीज ने पिछले महीने $350 मिलियन इंटरबैंक में दिए हैं, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट के लिए हम 700 मिलियन लेने जा रहे हैं IMF से, और एक सेक्टर आपका मामूली सा वो 350 मिलियन दे रहा है, जो पिछले दिनों कहा जा रहा था कि एक्सचेंज कंपनीज का रोल अच्छा नहीं है। आपने इसका जवाब भी मुझे नहीं दिया। मैंने स्टार्ट में ही आपसे सवाल किया था कि एक्सचेंज कंपनीज का रोल क्या है और बैंक्स में अब ये डिपार्टमेंट ओपन होने जा रहा जी है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सचेंज कंपनीज की जो को बैंकों को दिया जा रहा है, मैं उसको वेलकम करता हूँ। एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन होगा, और जितने तंग हालात के अंदर हम गुजारा कर रहे हैं बैंक्स नहीं कर पाएंगे, उनके आने से मैं ये समझता हूँ कि बैंक्स के आने से हमको मज़ीद एवेन्यूज़ मिलेंगे, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो हमें ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि बैंक्स को अभी ये कहा जा रहा है कि आप अपनी ब्रांचेस के अंदर काउंटर लगा लें, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो ना होने के बराबर होगी, हमारी ज़्यादा होगी। तो मेरा कहने का खाली मकसद ये है कि हमको और उनको एक ही चश्मे से देखा जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि बैंक्स का ये काम नहीं है, वो इसलिए कि देखिए हमने पहले अभी बैंक्स तो आपने कहा बैंक आप वेलकम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वेलकम कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब एक फैसला हुकूमत ने किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना, हमसे ज़्यादा समझते हैं। लेकिन मैं एक अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो बैंक्स हैं, देखिए हमने पहले बैंक बनाए, फिर हमने लीजिंग कंपनीज बनाई, फिर हमने मुदारबा बनाए, फिर हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बनाया, फिर हमने एग्रीकल्चर बैंक बनाया, फिर हमने SME बैंक बनाया, माइक्रो फाइनेंस, फिर हमने माइक्रो फाइनेंस बनाया, अब हम डिजिटल बैंक बना रहे हैं। तो इट मीन्स कि जो बैंक हैं उनके साइजेस इतने बड़े हैं या उनका इंटरेस्ट नहीं होता इतना कि वो ये सारे काम नहीं कर सकते। इसी तरह हुकूमत के इदारों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और अब तो बढ़ते जा रहे हैं। अब तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी आ चुकी है, और गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट ओन इंटरप्राइजेज हैं, वो भी प्राइवेटाइज होने की बात हो रही है। तो ये मेरा कहना है कि जिसका जो काम है वही कर सकता है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक के ब्रोकर्स हैं, फिर वहाँ पे आपने देखा है कि नई ब्रांच बन गई मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज, कॉटन एक्सचेंज। तो अगर ऐसा हो सकता होता तो सारा काम स्टॉक एक्सचेंज में हो जाता। तो ये जिसकी जो स्पेशलाइजेशन है वही कर सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि बैंक में अगर काम जाएगा तो उनका स्टाफ भी ख़राब होगा, और वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की इजी एक्सेस भी नहीं है, तो वो उनका स्टाफ भी ख़राब होगा, और आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कहीं गुम हो जाएगा। क्योंकि एक्सचेंज कंपनीज बनने से पहले आपकी ओवरसीज रेमिटेंस जो थी, होम रेमिटेंस, वो ना होने के बराबर थी। हमारे आने के बाद ये सेक्टर डेवलप हुआ, ठीक है। अब इसके ऊपर लोगों की नज़रें, काम नहीं है, खासा मुश्किल काम है।
है। अगर बैंक्स करना चाहती हैं, मैं तो इस बात से वेलकम करता हूँ कि हमारा काम है गवर्नमेंट को ओबे करना, उसको क्रिटिसाइज ना करना, और और वेलकम अगर कोई कानून बनता है या कोई भी ऐसा नया मेजर आता है तो आप उसको वेलकम करते हैं। वेलकम करते हैं। राइट। चलें जी, बड़ी एक अच्छी बात है ये। मैं सलमान साहब से पूछूंगी। सलमान साहब, एक तो इन्होंने जिक्र किया नए डिपार्टमेंट का, इसके ऊपर आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे वो भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो न्यू ऑप्शंस इन्होंने कहा कि होते हैं, न्यू एसोसिएशंस होती हैं, उसके बारे में भी बताइएगा। साथ साथ हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि 10% जो है वो म्यूचुअल में है और बाकी 90% फिक्स्ड इनकम की तरफ जो लोग गए हुए हैं, वो कैसे अवेयरनेस आप जनरेट करेंगे, वो कैसे अट्रैक्शन आप बताएंगे? ये देखें, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से वहाँ लोग चले गए, वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहता है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन बता देता हूँ। बैंकिंग सेक्टर 22% पर एनम देता है, यानी अगर इसको हम 12 महीने पे डिवाइड करते हैं तो 1.5 या 2% महीने के हिसाब से मिलता है। ठीक है। स्टॉक मार्केट पिछले 3 महीने में कम से कम 20% दे रही है। तो आप देखें, कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं। अगर ये समझने वाले ये समझ सकते हैं कि इतनी ज़बरदस्त वो फिक्स्ड इनकम वाला वो हार्मफुल नहीं है ना, वो हार्मलेस है। आप रिलैक्स होकर फिक्स्ड कर देते हैं तो वो ये समझ रहे हैं द डिफरेंस इज मोर देन 10%, यानी 2.25% और कहाँ 20% और इससे भी ज़्यादा। तो यकीनन ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, कुछ लोग करेंगे और उन्हें वापस होना। और फिर अब देखें, हमारे मुल्क का जो मैंने अभी शुरू में ही बता दिया था कि जो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है तकरीबन 8,500 अरब रुपए की है। इट इज़ टू मच। इट इज़ यूँ समझना हमारा रेवेन्यू से भी ज़्यादा है। हमारा जितना रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने कर्ज़ों पे, और हम जो कर्जा लेंगे वो मुल्क चलाने के लिए लेंगे। तो ये सिचुएशन आ गई, तो इंटरेस्ट रेट को तो घटना पड़ेगा। हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं किसी सूरत में, किसी तरीके से। और ये जो इन्वायरमेंट है, अब देखें बैंक्स की हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, तो बैंक्स डिपेंडेंट हो गए गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे और ट्रेजरी बिल पे। सारी पैसा उन्होंने वहाँ लगा दे, बजाय वो लैंडिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ वो पैसा जाता। अब वो सारा ट्रेजरी बिल और उस तरफ पैसा चला गया। गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं वो हैविली डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट पे। तो होता क्या है कि अगर जैसे खुदा न खास्ता जून से पहले एक र्यूमर्स चली हुई थी डिफ़ॉल्ट की और उसकी, तो उसमें बैंकिंग सेक्टर बड़ा ख़तरे में था उस वक्त, इस सिनेरियो में। क्योंकि अगर जिस पर आप डिपेंड कर रहे हैं अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो बैंकिंग सेक्टर तो ख़तरे में आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल जो मैं सही समझ नहीं पाया था, गालिबन एक्सचेंज कंपनी के बारे में कुछ आप पूछ रही थी, मुझे अगर रिपीट कर जी दें जी तो प्लीज, डिपार्टमेंट के हवाले से बोल क्या रहे थे। था वो? एक्चुअली करेंसी एक्सचेंज जो हमारे पास कंपनीज हैं वो तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन बैंक्स के लिए भी अब ये एक ऑप्शन है कि वो भी अपने पास करेंसी कंपलसरी कानून, एग्जैक्टली करेंसी एक्सचेंज ओपन कर सकते हैं। इसके ऊपर सवाल था। देखें, ये स्टेट बैंक की रेगुलेशंस हैं और प्रूडेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बैंकिंग सेक्टर चूँकि डॉक्यूमेंटेड है, कंप्यूटराइज्ड है, और वहाँ पे स्पेकुलेशन या किसी तरह की मैनिपुलेशन होना इतना आसान उस फ्रेमवर्क में हो नहीं सकता। डॉक्यूमेंटेड एक इदारा बन जाता है, तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर की तरफ इसको रेफ़र करा गया, और होना भी चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। ये पाकिस्तान या शायद दुबई या एक आध कुछ चंद मुल्क होंगे दुनिया में जहाँ पे एक्सचेंज कंपनियाँ जो हैं वो काम करती हैं, और वो फिर स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन, जितनी भी ये स्मगलिंग होती थी या जितनी भी ये अफगान ट्रांजिट है वो कंट्रोल होती थी थ्रू इन्हीं कंपनीज़ के थ्रू, और इनका अलहदा रेट्स चलते थे 3-3, 4-4 किस्म की, जो सिचुएशन हो गई थी। और ये सिचुएशन अब से नहीं, कई महीनों सालों शायद हमेशा से ही होती आ रही थी, और अब ये इस पर हाथ डाला गया है। और ये बड़ा देखें, उसके बाद से बड़े अच्छे इसके जो है रिजल्ट्स आना शुरू हुए। मैं समझता हूँ डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में जब ये हमारी एक्सचेंज की हमारे सारी ट्रांजैक्शन होंगी तो वो कंट्रोल में भी होगी और उसकी हमें पता भी होगा, उसके सारी उसकी मालूमात होगी। तो इसलिए मैं इसको ये होना काफ़ी बेहतर है। राइट। सलमान साहब ने कहा तो मैं उनके सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं कि एक तो ये कि जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो सारी एक जैसी नहीं होती ना, तो थोड़ा सा इसको भी वाजे करना ज़रूरी है। सर, मैं इनकी मालूमात ठीक करना चाहता हूँ। इनको मालूमात नहीं है सब्जेक्ट पे, इसलिए इनके व्यूज़ हैं। बात ये, एक्सचेंज कंपनीज पूरी दुनिया में है जी। इंडिया में, यूएई में, यूके में, किस मुल्क में नहीं है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे ही एक्सचेंज कंपनी कहीं मनी चेंजर है, कहीं सर्राफ है, कहीं ब्यूरो डी एक्सचेंज है। पूरी दुनिया में, इंडिया में भी है, पूरे दुनिया में। मनीग्राम और वेस्टर्न यूनियन, इनकी रिकॉर्ड की दुरुस्त के लिए बताना चाहता हूँ, वो भी एक्सचेंज कंपनी है, मुख्तलिफ नाम है, पहली बात। और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है,
सर लेकिन डॉक्यूमेंट वाला documented तो है। सही है ना कि नहीं, documented है। डॉक्यूमेंटेशन की वजह से एक बैंक के अंदर हो जाता है तो नहीं सही नहीं है ना मैडम, ये डॉक्यूमेंटेड। बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है। बात जो हो रही है वो ये हो रही है, बल्कि बैंक्स में मैनिपुलेशन ज़्यादा है, जिसके ऊपर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन सेनेट, स्टैंडिंग कमेटीज, गवर्नर स्टेट बैंक, सब ने कहा कि पिछले दिनों जो मैनिपुलेशन स्पेकुलेशन हुई है ऑन रिकॉर्ड है वो बैंक्स ने की, और उसका सबूत यह है कि बैंक्स का जो 30 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट था फॉरेन एक्सचेंज जो नाम भी आए थे डिपार्टमेंट पिछले दिनों 8 बैंक्स के नाम। वो 100 बिलियन हो गया, और जो पिछले साल बैंक्स का 300 बिलियन का प्रॉफिट था वो 900 बिलियन हो गया। राइट। और उसमें जो उनका मेन अर्निंग है वो फॉरेन एक्सचेंज से कमाई गई है। उस दौरान जब हमारे यहाँ पॉलिटिकल हालात ख़राब थे तो वो एक तरह से मुल्क से उन्होंने फाइनेंशियल गद्दारी की, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये ऊपर नीचे किया। तो ये जो है ना, हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, सारा हम अंडर द स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक हमको ऑडिट करता है, रेगुलेट करता है, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन रिपोर्टेड बाय स्टेट बैंक है। तो एक ये जिसको नहीं और मालूम नहीं मालूम। वैसे भी जब स्टेट बैंक रेगुलेट कर रहा है तो फिर वो सही सही रेगुलेट कर रहा है, फिर हम इस पे जो है वो दूसरी ज्यादा बात मैं ये डिबेट नहीं कहना करेंगे। चाहता हूँ कि जैसा भी इन्होंने फरमाया कि स्टॉक एक्सचेंज में लोगों ने 20% कमाया 3 महीने में, ये भी तो बताएं कि किस किस वक्त लोगों ने लूज कितना किया। इतना लूज किया कि लोग बेचारे अपनी असल से चले गए। चलें, लेकिन सर अभी तो अच्छे हालात चल तो रहे हैं, तो अब हमारा अच्छे हालात फर्ज हैं, बनता है कि हमारे मुल्क तो की हमा- स्टॉक एक्सचेंज है तो हम उसको जी, हमको हाईलाइट चाहिए, करें। हमारी कंपनीज को भी चाहिए कि वो कार्टलाइजेशन ना करें, लोगों को प्रॉफिट्स दें। अगर आप ऑन ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कई कंपनीज का 0 रेट है, 2 रुपए, 4 रुपए, अंडर वैल्यू है। अच्छा, इसीलिए जो अब हम जब स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट्स पे जाएं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कंपनीज हैं उनके 52 वीक्स की परफॉर्मेंस होती है। तो आपके पास एक अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 52 वीक्स की परफॉर्मेंस देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि एक कंपनी आप जिसको हाईलाइट कर रहे हैं या आप जिसको आइडियल कंपनी कह रहे हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही है और उसका आने वाले जैसे दिनों मैंने में क्या आपसे टर्न ये आउट है। कहा कि हमने लास्ट मंथ $350 मिलियन दिया है विदाउट एनी इंसेंटिव और विदाउट एनी रिबेट, जबकि जो बैंक्स देते हैं उनको तकरीबन 30 रुपया पर डॉलर मिलता है। सर चलें, अब एक्सचेंज कंपनी पे हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली है। मैं ये चाहती हूँ कि आप आईएमएफ के हवाले से बताएं। स्टैंड बाय अरेंजमेंट एक बड़ी ही एंड पॉइंट पे मौजूद है। आईएमएफ की तरफ से हमें अप्रिसिएशन आ चुकी है। फाइनेंस टीम बड़े ही हम कह सकते हैं ना कॉन्फिडेंस से वहाँ पे निगोशिएट कर चुकी है और बातचीत आगे चल रही है। इसके बारे में बताइए। देखिए जनाब, जो कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का बयान आया है बहुत पॉजिटिव है जी। और उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल करीब हैं एग्रीमेंट की, और आईएमएफ की तरफ से कोई ऐसे व्यूज़ नहीं आए और हम उनके जो टारगेट्स हैं पूरे कर चुके हैं। तो अभी जैसे ये मुज़ाकरात का टाइम 2 हफ्ते का है, लेकिन इनसाइड ये खबरें आ रही हैं कि शायद इससे पहले ही अनाउंस हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी 700 मिलियन की ट्रांच है वो बहुत जल्दी वक्त से पहले अनाउंस हो जाएगी, और फॉरेन एक्सचेंज का रेट भी नीचे आएगा, और आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, और हमारी जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो है LSM हाँ। उसके नंबर्स भी बेहतर आए हैं, एक्सपोर्ट के भी बेहतर आए हैं नंबर्स हमारे, और हमारी जो इनवर्ड रेमिटेंस है उसके भी बेहतर आए हैं। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि हमारी चीज़ें ठीक रहेंगी इंशाल्लाह। सिर्फ ये जो वक्ती प्रेशर आ गया इंटरनेशनल सिनेरियो में कि जो हमें अपनी ऑयल के रिज़र्व बढ़ा रहे हैं हम, या अपने गैस के रिज़र्व बढ़ा रहे हैं बाय द के जी आवाम को किसी मौके पे को परेशानी ना हो, कि जैसे अभी सऊदी जी। अरामको ने भी कहा है कि हम अपनी जो कटिंग कर रहे हैं 1 मिलियन बैरल की डेली, जी, वो हम जी, जी। कंटिन्यू रखेंगे। तो नहीं तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमारा रुपया 270 की रेंज में होता, और मैं डॉलर के ऊपर क्योंकि हम बार बार डिस्कस करते हैं क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, तो डॉलर की वजह से ही फिर अगर डॉलर महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है या उसकी शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन ओवरऑल मुल्क की इस वक्त बड़ी सॉफ्ट पिक्चर जा रही है, हर चीज़ के प्राइस कम हुए हैं। हमारे जो आर्मी चीफ हैं और उनकी टीम है बिल्कुल तनदेही से लगी हुई है, FBR तनदेही से लगा हुआ है, स्टेट बैंक गवर्नर हो, सब लोग कमिटेड हैं कि हमको मुल्क को बिल्कुल बेहतर करना है। जो डी ट्रैक हो गया था उसको ट्रैक पे लेके जाना है, और इलेक्शन भी ऐलान हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ओवरऑल हमारी जो मुल्क है वो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है, सिवाय इसके कि कोई छोटा मोटा हमारे यहाँ देखिए ना, जैसे ही हमारे मुल्क में हालात अच्छे होना शुरू होते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे पॉलिटिकल हो, तो जो हमारे एंटी स्टेट कंट्रीज़ हैं या नेबरिंग या इनसाइड,
वो कोई ना कुछ कोई ना गड़बड़ कुछ शुरू करते कर हैं, देते हैं। तो बिल्कुल। उन्होंने ये फिर थोड़ा सा तखरीबकारी शुरू कर दी, कोई ये कर दी, लेकिन हमारे तमाम इदारे बहुत ज़्यादा विजिलेंट हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि हमारा मुल्क तरक्की करने से रोके, और हमको भी चाहिए। बिल्कुल सर, हम भी दुआ गो हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे। मैं सलमान साहब से पूछूंगी, सलमान साहब, हम इस मुल्क की तरक्की की बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट की भी एक अच्छे नंबर्स हैं, 700 पॉइंट्स इन अ सिंगल डे। आज के दिन, आज जी, जी, वीक जी। का आगाज़ हुआ है, बड़ा ही खुशाइन बात के जी। अच्छे नंबर्स मार्केट ने, वो कहते हैं ना वीक का आगाज़ अच्छा होता है तो जी, पूरे जी। वीक मार्केट अच्छी परफॉर्म करती है। तो वीक के आगाज़ में ही इतनी अच्छी पोजीशन है। इस वीक को अगर हम सम अप करें और फ्राइडे की अगर हम प्रिडिक्शन या फोरकास्ट करें तो आपको क्या दिखाई देते हैं नंबर्स? देखें, स्टॉक मार्केट इज़ द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी, ये बिल्कुल सही बात है। और जब मईशत हमारी 7% से इंटरेस्ट रेट बढ़ के 22% हो गया, डॉलर जो है वो 180 रुपये से 300 रुपये पर आ गया था, हमारी फ्लड आया था, उसकी वजह से जो है बड़े नुकसानात हुए इंटरनेशनल में। जब रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आई, फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, सिक्योरिटी अनसर्टेनिटी पैदा हुई, काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हुई, बहुत सारे फैक्टर्स मिले, तो स्टॉक मार्केट नीचे आ गई। ये तो एक कॉमन फैक्ट, हमने मुश्किलात सही इसमें कोई काफ़ी। स्टॉक मार्केट की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो आपको प्रॉफिट बना कर, ये किसने कह दिया है? स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट की जगह है। आप देखें कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की अच्छी गुंजाइश है, उसकी अच्छी आप प्रोग्रेस है। बाज़ार जाते हैं, और कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो यस, आप उसको यस, जितना ज़्यादा तो परखते हैं तो आप कॉन्फिडेंस से इन्वेस्टमेंट खरीदें। करें तो इसमें हाँ। ऐसा नहीं होता कि स्टॉक मार्केट के लोग उसको जो है वो डिसाइड करते हैं कि अब हम बढ़ा देंगे, अब हम, ऐसा नहीं है। तो हमारे हालात और वो सारी चीज़ें आप स्टडी करें, आप उसके ऊपर जाएं और गलत चीज़ को ना परचेस करें। वो तो हर मार्केट में जो है स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन, दुनिया की कौन सा बिजनेस है जिसमें स्पेकुलेशन या मैनिपुलेशन ना हो? क्योंकि स्पेकुलेशन अगर बिजनेस में नहीं होती तो बिजनेस की एडवर्टीजमेंट नहीं होती। ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो मार्केट में काफ़ी गुंजाइश है, कॉन्फिडेंस से मैं समझता हूँ काम करना चाहिए इंशाल्लाह ताला। जिस तरीके से मौजूदा गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस तरीके से फाइनेंशियल टीम काम कर रही है, आईएमएफ की जो ट्रांच है, उम्मीद है कि ये जल्दी इसका ऐलान हो जाएगा, ये मिलेगी एंड ऑफ दिसंबर में जाके। लेकिन इसका सिंबॉलिक इम्पैक्ट बहुत है। जो दूसरे डोनर्स कंट्रीज़ हैं, जो पैसे रुके हुए हैं, सऊदीया से रुके हुए हैं, यूएई से रुके हुए हैं, वो आ जाएंगे, और इन्फ्लोज एक बढ़ जाएंगे। फाइनेंस टीम जब डील करती है, बात करती है, तो फौरी तौर पे अगर उसमें आईएमएफ का एक रिजल्ट आ जाए या रिव्यू आ जाए कि जी, ओके, तो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि लास्ट ईयर्स हमने ये इश्यूज देखे हैं। देखें, 700 मिलियन तो एक छोटा इतना, लेकिन उसका सिंबॉलिक इम्पैक्ट है। उसकी ये समझने एक लाइसेंस होता है जो पाकिस्तान को मिल जाता है, एक अथॉरिटी मिल जाती है, उसके बाद जी। डोनर्स, इन्वेस्टर्स, हत्ता के जो स्टॉक एक्सचेंज के फॉरेन इन्वेस्टर्स जो बाहर से स्टॉक एक्सचेंज पर, वो भी आईएमएफ की डील को बड़ी अहमियत देते हैं और उसको वेट देते हैं, और एक समझने एक लाइसेंस मिल जाता है। तो इसलिए उम्मीद अच्छी है, सारी चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह ताला ये जब होगा तो हम स्टॉक मार्केट में एक अच्छी इंप्रूवमेंट मज़ीद जो है वो देखेंगे। राइट, आपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की। मैं जफ़र साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, इन्वेस्टमेंट आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? आपने जिक्र किया था, फिर वो बीच में बात रह गई थी हमारी। सऊदी अरब की जानिब से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर पाकिस्तान उसे वेलकम कर रहा है थ्रू SIFC। हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन है। 25 दिसंबर SIFC ने अपना एक टारगेट रखा है कि हम कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। प्लीज़ इसके बारे में बताइए। कि देखिए, जैसे आपने सऊदी अरब का जिक्र किया, कल हमने देखा कि सऊदी अरब ने कहा है कि जो रिफाइनरी लग रही है उसके अंदर चीन को भी दाखिल करें आप। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। जितने स्टेक होल्डर्स बढ़ेंगे, जैसे मैंने आपसे एक्सचेंज कंपनी और बैंक का कहा कि स्टेक होल्डर बढ़ेगा तो एवेन्यूज़ बढ़ेंगे। तो चाइना को उन्होंने बुलाया, तो इसका मकसद है ये सारी चीज़ें सीरियस हैं, ऑन ग्राउंड है और मेच्योरिटी की तरफ है। फिर Right. जैसा मैंने आपसे कहा कि रोड शो होने जा रहा है यूएई के अंदर अगले चंद दिनों में, तो चीज़ें सारी फाइनल हो चुकी हैं, वहाँ अग्रीमेंट्स साइन होने हैं। और वो जो SIFC की तरफ से है कि 25 दिसंबर तक, तो आप देखेंगे चीज़ें सरफेस पे आ जाएंगी और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। फिर इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर की बात है, कॉरपोरेट, वो ब्लॉक्स बन चुके हैं और अलॉट हो चुके हैं। फिर बलूचिस्तान हम उसके बाद हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री नहीं रहेंगे, फिर हम एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री बन जाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट हम जो चीज़ों की बात करते हैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर टाइम पॉइंट लगेगा, ऑफ व्यू थोड़ा से। सा टाइम लगेगा, हाँ। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री बन जाएंगे। जैसा कि वियतनाम को हम देखते हैं, 350 बिलियन की उनकी इंपोर्ट है और $400 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट है, क्योंकि उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास है। जैसे हमने टेक्सटाइल की बात की, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा अलमिया ये है कि हम लोगों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। अभी भी हमको
जो अच्छा यान है कॉटन का वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जबकि हमारे पास दुनिया की फाइन कॉटन होती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं है, हमारे यहाँ लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, बल्कि उल्टा वो प्रॉपर्टी की तरफ चले गए। फैक्ट्रीज बंद हो के कॉलोनीज बन गई। जो अभी गवर्नमेंट ने पिछले दिनों जो हमें फंड्स दिए इंडस्ट्री को, वो भी जाके प्रॉपर्टी में लग गए। देखिए, एक ज़रूरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोल्ड सेक्टर और प्रॉपर्टी सेक्टर, इसको रेगुलाइज करना ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेड करना ज़रूरी है। एक हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है रीट का प्रॉपर्टी सेक्टर को, जिससे जो मैं अक्सर बात करता हूँ, लोग नाराज़ हो जाते हैं कि लोगों के पैसे महफूज होने चाहिए। हमारे प्रॉपर्टी सेक्टर में भी आप देखें तो लोगों के पैसे महफूज नहीं हैं। तो रीट के तहत हो और उनके जो अकाउंट हो SECP के साथ हो, और अपना वो फिनिश गुड करके बेचे। इसी तरह मैं स्टॉक की हर सेक्टर की बात करूँगा कि पैसे की हिफाजत ज़रूरी है। और अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हर सेक्टर में हमारे इस्टेब्लिशमेंट आ गई है, तो मैनिपुलेशन स्पेकुलेशन ना आपको स्टॉक में नज़र आ रही है, ना कार मैन्युफैक्चरिंग में नज़र आ रही है, ना करेंसी में नज़र आ रही है। एग्जैक्टली मैं आपको ये बात कर, ना आपको ज़रूरी इजनास में नज़र आ रही है, ना आपको स्टील में, ना सीमेंट में, ना खाद में। अवेलेबिलिटी भी है। देखिए ना, ये सब एक ही लोग हैं, मिलते जुलते। स्पेकुलेट करना, स्पेकुलेशन तो हमारे मज़हब में जायज़ ही नहीं है। जब आपके पास कोई चीज़ ना हो आप बेच ही नहीं सकते। ये तो आप बिल्कुल गैर शरई, गैर मजहबी बात कर रहे हैं। ये तो आपके जब तक आपके पोजीशन में ना हो आप बेच नहीं सकते। और होल्डिंग किसको कहते हैं? आप तो ये शेयर की या स्टॉक की बात कर रहे हैं, या ज़रूरी अजनास की। आपको तो डॉलर भी नहीं रखना, वो भी होल्डिंग नहीं करनी, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी। तो जब तक हम अपनी अप्रोच ठीक नहीं करेंगे, हम फेयर बिजनेस नहीं करेंगे। दरअसल हमारे यहाँ लोगों को शॉर्टकट की आदत है, शॉर्टकट की आदत खत्म करनी होगी, वो खत्म करनी होगी। जब हमारे पड़ोसी मुल्क क्यों आगे हैं? इसीलिए आगे हैं। हम कहते ज़रूर मुसलमान हैं, लेकिन हमारे काम कुछ और है। नहीं सर, बिल्कुल सही होंगे। जहाँ तमाम चीज़ें सही हुई हैं, ये भी बेहतर होगा। वेल, थैंक यू सो मच। जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलमान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की, जिसके बारे में स्टॉक मार्केट डिटेल्ड इसलिए भी की क्योंकि ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहे हैं, अच्छे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, बड़ा ही एक चार्म मौजूद है, गुंजाइश बहुत मौजूद है, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो हम डिटेल डिस्कशन करते रहेंगे। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।